हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस ये इनकम टैक्स का एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये आपके एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स तक कवर करता है। ओके, तो ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा और छोटा सा टॉपिक है, तो आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये समझना चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ये याद होना चाहिए कि क्यों आप पढ़ रहे हो। आपको ये समझना चाहिए कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है और किस वजह से आप इसे पढ़ रहे हो। पहला तो सर पता है कि हम रेसिडेंशियल स्टेटस इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स आता है, हर बार आता है 6 से 8 मार्क का। तो एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमें एग्जाम पास करना है, तो इसीलिए पढ़ेंगे। लेकिन एग्जाम को अगर साइड किया जाए तब भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है सर? क्योंकि जब भी हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं, इनकम टैक्स में हमारा मेन मोटिव क्या रहता है, क्यों हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं? ताकि हमारा मेन मोटिव रहता है कि एक पर्सन का कितना टैक्स लाइबिलिटी हुआ, एक इंसान को कितना, एक एसेसी को कितना टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो हमें डिसाइड करना है। अगर वो हमें पता चल जाता है, हमारा मेन मोटिव वही रहता है कि हम कैसे टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे, कितना हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। तो कितना टैक्स पे करेंगे, इनकम टैक्स की कौन कौन सी प्रोविजंस हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। एक पर्सन के ऊपर इनकम टैक्स की कौन कौन सी प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा, उसकी टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा, ये सब डिपेंड करता है उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। ओके, सो चलिए पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है हमारा। द इंसिडेंट ऑफ टैक्स ऑन एन एसएससी इज डिपेंड अपॉन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। एक एसएससी का जो टैक्स इंसिडेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। सो डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ए पर्सन। तो इसीलिए टैक्स लाइबिलिटी, एक इंसान की टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए हमें रेसिडेंशियल, उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस को कैलकुलेशन करना या फिर जानना जरूरी है। अब ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस है ना, ये ईयर एंड ईयर निकलता है। मतलब एक साल अगर आपने निकाल दिया एक बार, तो ये ऐसा नहीं है कि फिक्स रहेगा, इसे आप ईयर टू ईयर निकालोगे। मतलब हर साल रेसिडेंशियल स्टेटस आपका कैलकुलेशन होता है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड फॉर ईच प्रीवियस ईयर एंड वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, हर साल कैलकुलेट होता है और ये हर साल अलग अलग आ सकता है। ऐसा नहीं है कि इस साल अगर कोई एक इंसान रेसिडेंट है तो अगले साल भी उसका स्टेटस सेम ही रहेगा, अगले साल उसका स्टेटस चेंज भी हो सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि सर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, सिटीजनशिप क्या होता है और रेसिडेंशियल स्टेटस इससे किस तरह से अलग है। तो कई बार लोगों को ये लगता है कि सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों सेम चीज़ है, लेकिन ये दोनों एक्चुअली में अलग अलग चीज़ें हैं। सिटीजनशिप क्या होता है कि सिटीजनशिप में आप, कोई इंसान को एक कंट्री का सिटीजन तब बोला जाएगा जब वो उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं इंडिया का सिटीजन बनना चाहता हूँ तो मुझे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फिर मुझे सिटीजन बनना, मैं इस देश का सिटीजन बन सकता हूँ। सिटीजन बनने में सर फायदा क्या होगा, मुझे कुछ बेसिक राइट्स मिलेंगे, लीगल राइट्स। मैं इंडिया में टिल डेथ तक रह सकता हूँ, मतलब कोई मुझे इंडिया से बाहर नहीं निकाल सकता, अब ये मेरा देश बन जाएगा। ठीक है, मैं इंडिया में वोट्स कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी इंडिया में इलेक्शन वगैरह होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, अगर मैं, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये सारे सिटीजनशिप के फायदा है। लेकिन सर, तो सर रेसिडेंट का मतलब क्या है, रेसिडेंट का मतलब फिर क्या है तब? तो रेसिडेंट का मतलब क्या है कि रेसिडेंस में क्या होता है, आप एक कंट्री में जाके स्टे करते हो किसी भी पर्पस के लिए, चाहे वो बिजनेस हो गया, चाहे वो जॉब हो गया, चाहे वो ट्रैवल हो गया, आप ऐसे ही विजिट में गए थे वहाँ पे रह गए। तो अगर आप एक कंट्री में कुछ दिनों के लिए स्टे करते हो, अब कितना दिन हर एक कंट्री की प्रोविजंस के ऊपर डिपेंड करता है, हर एक कंट्री की जो भी रूल्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लॉज है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन अगर आप उस एक कंट्री में सिर्फ जाके स्टे कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपका अलग कुछ काम नहीं है, मतलब आप अपनी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आप स्टे कर रहे हो, लेकिन आप उस कंट्री में वोट वगैरह नहीं कर सकते, ज़मीन वगैरह खरीदने में आपको लगेगा कुछ, मतलब रेस्ट्रिक्शंस वगैरह है, तो तब आपको रेसिडेंट बोला जाता है। मतलब रेसिडेंट में आप सिर्फ एक कंट्री में स्टे कर रहे हो, उस कंट्री में आप अलग कुछ लीगल राइट्स वगैरह आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या हो सकता है सर, एक पर्सन इंडिया का सिटीजन भी हो सकता है और वो इंडिया का रेसिडेंट भी हो सकता है, एक साथ में वो दोनों हो सकता है। मतलब एक इंसान कोई भी कंट्री का सिटीजन भी हो सकता है एंड रेसिडेंट भी हो सकता है। एग्जाम्पल सर, हम लोग हैं, हम लोग इंडिया की सिटीजन है, आप और मैं जो भी है इंडिया की सिटीजन है, और हम इंडिया में ही रहते। अगर कोई इंडिया के बाहर रहता है तो उसकी बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो है वो इंडिया में ही रहते हैं, तो हम इंडिया के सिटीजन भी है और रेसिडेंट भी है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन इंडिया की, एक पर्सन इंडिया की सिटीजन हो लेकिन वो इंडिया के रेसिडेंट ना हो, और उसका उल्टा भी हो सकता है कि एक पर्सन इंडिया की रेसिडेंट हो लेकिन वो इंडिया की सिटीजन ना हो। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, देखते हैं, आइए। बोल रहा है कि सिटीजनशिप मीन्स अडॉप्टिंग द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड गेटिंग लीगल राइट्स टू लिव देयर टिल डेथ एज वेल एज टू वोट फॉर द कंट्री। मतलब मैंने जैसे बताया कि सिटीजनशिप में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, ये सारे चीज़ें मिलता है। Whereas a residency means living in a country for some purpose for a particular period. रेसिडेंसी का मतलब क्या है कि एक कंट्री में आप जाके स्टे कर रहे हो किसी भी पर्पज के लिए फॉर ए सर्टन पीरियड, ओके। और जैसे मैंने बताया कि एक पर्सन एक कंट्री का रेसिडेंट हो सकता है लेकिन सिटीजन नहीं हो सकता, बहुत सारे केसेस ऐसे। और उल्टा भी हो सकता है कि एक कंट्री का कोई एक सिटीजन होगा लेकिन वो रेसिडेंट नहीं होगा। तो उसका दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे है। ये फोटो में आप देख रहे हो कि ये जो है, ये कौन है, विजय माल्या। ये इंडिया का सिटीजन है लेकिन ये इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। अब सर ये इंडिया का क्यों रेसिडेंट नहीं है? अब इसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, अभी भी इसकी नाम के आधार कार्ड है इंडिया में, लेकिन ये रेसिडेंट नहीं है क्योंकि ये तो इंडिया में कभी रहता नहीं है। लास्ट 3 to 4 ईयर्स में ये तो इंडिया कभी आया नहीं है, ये तो छुप के बैठा है बाहर। तो इंडिया में ये रहता नहीं है, इसीलिए ये इंडिया का सिटीजन नहीं है, सॉरी ये इंडिया का रेसिडेंट नहीं है लेकिन सिटीजन है। अब ये वाला फोटो आप देखिए, इसे भी आप जानते होंगे, आलिया भट्ट। बहुत सारी लड़कों का ये क्रश रही है, ठीक है। सो ये जो लड़की है ये इंडिया में ही रहती है हमेशा, फिल्म वगैरह इंडिया में ही बनाती है, लेकिन सर ये इंडिया की सिटीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने यूके का सिटीजनशिप ले रखा है, इसने यूके की ब्रिटिश सिटीजनशिप ले रखा है, लेकिन ये इंडिया में स्टे करती है, इंडिया में 365 दिन रहती है, इंडिया में ही शूटिंग वगैरह करती है फिल्मों का, ठीक है। तो ये इंडिया की रेसिडेंट है बट सिटीजन नहीं है, क्लियर। तो ऐसा भी हो सकता है, इन दोनों एग्जाम्पल को अगर आप गौर से देखोगे तो एक बंदा इंडिया की सिटीजन हो सकता है लेकिन वो रेसिडेंट नहीं हो सकता, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा इंडिया की रेसिडेंट है लेकिन वो इंडिया की सिटीजन नहीं हो सकता, ओके। सो ये जो हमने पढ़ा ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। अब हम चैप्टर में आगे थोड़ा जाएंगे। इस चैप्टर में हम सर किसकी रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे? हम रेसिडेंशियल स्टेटस पर्सन्स की निकालेंगे। पर्सन्स मतलब जो भी पर्सन की डेफिनेशन में आपका आता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फार्म हो, एलएलपी हो, कंपनी हो, एओपी वीआई हो, ठीक है, एजेपी हो, जो भी है, जो भी आपकी पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, लोकल अथॉरिटीज हो, सबकी हम रेसिडेंशियल स्टेटस इस चैप्टर में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबकी रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में हम पढ़ने वाले, ओके। सो कैसा होता है, पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस हम पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है, ओके। सो अब गौर से इस पिक्चर को देखिए, ये वाला जो डायग्राम है, एक इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, क्या होगा एक इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस। तो एक इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस, पहले ये वाला पार्ट को देखिए जो मैंने रेड लाइट किया है, ये वाला पार्ट को देखिए पहले, ओके। एक इंडिविजुअल आइदर तो रेसिडेंट हो सकता है या फिर नॉन रेसिडेंट हो सकता है, ओके।
एक इंडिविजुअल या तो वो रेसिडेंट हो सकता है या फिर वो नॉन रेसिडेंट हो सकता है। उसकी जो रेसिडेंशियल स्टेटस आएगा, पहला बेसिक वाला हम समझते हैं कि बेसिकली एक इंडिविजुअल आइदर तो सर वो रेसिडेंट होगा या फिर वो नॉन रेसिडेंट होगा। ओके सर, कब एक इंडिविजुअल को हम रेसिडेंट मानेंगे और कब एक इंडिविजुअल को हम नॉन रेसिडेंट मानेंगे, ये बताइए। तो इनकम टैक्स वालों ने कुछ कंडीशंस दे रखा है, इनकम टैक्स वालों ने कुछ कंडीशंस दे रखा है जिसे वो बोलते हैं बेसिक कंडीशंस। अगर कोई बंदा, अगर कोई इंडिविजुअल एक भी बेसिक कंडीशन, जितने भी बेसिक कंडीशंस दे रखे उसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है, कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई वो कर लेता है, तो वो क्या होगा, इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा। लेकिन अगर वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई, नो बेसिक कंडीशन मतलब कोई भी बेसिक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, तो सर ये बेसिक कंडीशंस है क्या, वो हम अभी सीखेंगे कि बेसिक कंडीशंस एक्चुअली क्या होता है। ओके ओके सर, तो बेसिक कंडीशंस क्या है, यहां पे दे रखा है बेसिक कंडीशंस क्या होते। बेसिक कंडीशंस में नॉर्मली दो बेसिक कंडीशंस है। ओके, पहला बेसिक कंडीशन क्या होता है हम डिस्कस करते हैं अभी। बेसिक कंडीशन में नॉर्मली दो बेसिक कंडीशन है। पहला बेसिक कंडीशन क्या है, आरसीसी मस्ट बी स्टे इन इंडिया, आरसीसी मस्ट बी स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पहला बेसिक कंडीशन क्या है कि अगर कोई बंदा इंडिया में 182 डेज और उससे ज़्यादा रहता है, अगर कोई बंदा इंडिया में 182 डेज और उससे ज़्यादा रहता है, स्टे करता है, तो उसे इंडिया की रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी एक इंसान आता है, अगर कोई बंदा फॉरेन से आता है, मान लो कि कोई क्रिकेटर है जो फॉरेन से आके यहाँ पे इंडिया में क्रिकेट खेलने के लिए, आईपीएल खेलने के लिए आया और वो 182 डेज रह रहा है, तो वो इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। सिमिलरली कोई फॉरेन से एक्टर आता है, वो भी यहाँ पे रह रहा है, तो भी उसे क्या माना जाएगा, अगर वो 182 दिन रह लेता है तो भी हम उसे रेसिडेंट मानेंगे। ओके, हम तो ऐसे भी इंडिया में हमेशा रहते हैं, तो हम ऐसे भी रेसिडेंट है। कोई भी XYZ कोई भी आके अगर इंडिया में 182 दिन स्टे कर लेता है, 182 डेज स्टे कर लेता है, तो उससे हम इंडिया की रेसिडेंट मानेंगे। पहला कंडीशन ये बोलता है। ओके, कौन सी ईयर में सर रहना चाहिए, प्रीवियस ईयर में। और हमारी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है, 21 22, 2021 22। और असेसमेंट ईयर कौन सा है, 22 23। ओके, सो प्रीवियस ईयर 21 22 में अगर कोई इंसान 182 डेज स्टे करता है, तो वो इंडिया की रेसिडेंट माना जाएगा। ये है फर्स्ट कंडीशन। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर अगर कोई बंदा 182 डेज ना रहा तो क्या होगा, अगर कोई इंसान 182 डेज नहीं रह रहा है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए इनकम टैक्स वालों ने सेकंड कंडीशन दे रखा है। इनकम टैक्स वालों ने पहले बताया कि आपको पहले चेक करना है कि कोई इंसान, कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में 182 डेज रह रहा है या फिर नहीं है। अगर वो 182 डेज रह रहा है या फिर उससे ज़्यादा रह रहा है, तो आंख बंद कर लो, वो रेसिडेंट है इंडिया का। ओके, तब आपको सेकंड कंडीशन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान 182 डेज से कम रह रहा है, तो आपको सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करना है। और सेकंड बेसिक कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि आरसीसी मस्ट बी स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अब ये एक कंडीशन क्या बोलता है, ध्यान से समझिए जरा। ये कंडीशन क्या बोलता है कि प्रीवियस ईयर 21 22 में, मतलब जो करंट प्रीवियस ईयर में, उसमें एक इंसान को 60 डेज रहना है या फिर उससे ज़्यादा, प्लस भी रह सकता है। एंड लास्ट के 4 सालों में, मतलब इस ईयर की जस्ट
लास्ट 4 ईयर में, मतलब प्रीवियस ईयर में बोलूँ तो 2021, 1920, 18-19 एंड 17-18, ये जो 4 साल हुए, इन 4 सालों में टोटल उसे 365 डेज रहना है, 365 डेज या फिर उससे ज़्यादा। क्लियर? अगर अगर कोई इंसान करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज एंड लास्ट के 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज रहता है, तब भी हम उसे रेसिडेंट मानेंगे। ओके, तो ये दोनों है बेसिक कंडीशंस। सर क्या ये दोनों सेटिस्फाई करना जरूरी है रेसिडेंट बनने के लिए? ना, बिल्कुल भी नहीं। इनमें से कोई एक भी चलेगा, इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर कोई इंसान फुलफिल कर लेता है, कोई भी इंडिविजुअल अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल कर देता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अगर कोई भी कंडीशन नहीं फुलफिल करता, कोई एक भी कंडीशन कोई इंसान फुलफिल नहीं करता, तो वो नॉन रेसिडेंट है। क्लियर है? तो बेसिक कंडीशन आप लोगों का क्लियर हो गया। पहला बेसिक कंडीशन सर कौन सा है? 182 डेज एसएससी मस्ट बी स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज। ओके, सो अगर 182 डेज रह रहा है तो वो इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। अगर सर ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो हम दूसरा वाला देखेंगे, और दूसरा वाला कंडीशन सर क्या है? 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज या फिर उससे ज़्यादा रहना चाहिए, एंड लास्ट के 4 साल में 365 डेज या फिर उससे ज़्यादा रहना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उसे हम रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे। ओके ओके सर, समझ में आ गया है हमें ये बात। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी एक बार देख लेते क्या है वो नोट्स। जैसे कि आप लोग देखोगे यहाँ पे लिखा है क्या है? एसएससी मस्ट बी स्टे इन इंडिया। ओके, तो सर ये इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया का मतलब इनकम टैक्स वालों ने जो हमें पता है उससे थोड़ा हटके दिया है। क्या दिया है? इन्होंने बोला है इंडिया का मतलब है लैंड प्लस टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, इंडिया का मतलब सर हमें क्या पता है? हमें तो अगर मैं ड्राइंग एक बनाऊं तो ये वाला जो लैंड वाला पार्ट है ये उन्होंने बताया है कि इंडिया का मतलब तो सर यही है। ओके, लेकिन इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं? इंडिया में ये तो आएगा, ये लैंड वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा सर, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा वाटर वाला पार्ट भी आएगा। मतलब यहाँ पे जो समुंदर है, यहाँ पे जो सी है, ये वाला पार्ट भी आएगा। ठीक है, ओनली इंडिया में लैंड वाला पार्ट नहीं आएगा, उसके साथ थोड़ा सा वाटर टेरिटोरी भी आएगा। सर कब तक आएगा? मतलब किस, यहाँ पर तो पूरा लॉन्ग वाला सी है ना, समुंदर तो बहुत दूर तक लंबा है। ठीक है, तो कब तक हमारा आएगा? मतलब किस एरिया तक हमारी इंडिया में ये आएगा? अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, इंडिया में लैंड वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा, और ये जो समंदर वाला पार्ट है ये भी आएगा, लेकिन कब तक, मतलब कितनी दूर तक आएगा? सी बीच से 12 नॉटिकल माइल्स तक। चलिए, नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं? जब हम वाटर की डिस्टेंस को नापते हैं, जब हम वाटर की डिस्टेंस को नापते हैं तो वो होता है नॉटिकल माइल्स। ओके, जैसे हमारी जो लैंड वाला एरिया है, ओके, उसे हम किलोमीटर्स में नापते हैं, तो उसी तरह से जो वाटर वाला पार्ट है उसे हम नॉटिकल माइल्स में नापते हैं। तो एक नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल्स नॉटिकल माइल सर कितना होगा? 1.852 किलोमीटर्स। तो इस हिसाब से आप 12 नॉटिकल माइल्स कितना दूर होगा किलोमीटर्स में आप नाप सकते हो। ठीक है, सो कहने की बात है कि इंडिया में कौन सा पार्ट आएगा सर? लैंड वाला पार्ट भी आएगा एंड वाटर वाला पार्ट भी आएगा। तो अगर कोई इंसान 182 डेज इसी एरिया में भी है तो भी उसे क्या माना जाएगा? रेसिडेंट। अब एक मज़ेदार फनी वाला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, तो आप उसमें से समझ जाना। आप ये एग्जाम्पल अच्छा लगेगा आपको। मान लो कि एक इंसान यहाँ पे 181 डेज रहा। ठीक है, मतलब लैंड वाला पार्ट में वो इंडिया में कितना दिन रहा? 181 डेज। ओके,
इस एरिया में मतलब लैंड वाला पार्ट में वो 181 डेज 181 डेज रह रहा है, ठीक है। और जैसे ही 182 डेज होने वाला था ना, वो यहाँ से शिप में कोई एक शिप में जा रहा है, ओके। और यहाँ पे हमारा 12 नॉटिकल माइल ख़त्म हो जाता है। तो अगर वो यहाँ पे भी पहुँचाए और 182 डेज हो गया तो अभी हम उसे रेसिडेंट मानेंगे। समझ में आ गया बात, कि यहाँ पे वो लैंड वाला पार्ट में मतलब यहाँ पे कोई होटल वगैरह जो भी है, इंडिया की जो लैंड टेरिटोरी है वहाँ पे वो 181 डेज था। और जैसे ही वो उस रात में बाहर गया, मतलब इंडिया छोड़ के जा रहा था, मान लो कि वो कोई शिप में जा रहा था, ठीक है। तो वो यहाँ पे पहुँचा बिफोर 12 नॉटिकल माइल्स, 182 डेज हो गया, मतलब रात के 12 बजे कंप्लीट हो गया, तो अभी हम उसे रेसिडेंट मानेंगे, ओके। तो इस 182 डेज कब कहाँ तक हम काउंट करेंगे कि 182 डेज का मतलब अगर वो इस एरिया में, ये जो सर्कल वाला एरिया है लैंड प्लस वाटर वाला, यहाँ पे अगर वो 182 डेज रह रहता है तो हम उसे रेसिडेंट मानेंगे, ओके। ऐसा भी सर हो सकता है कि यहाँ पे वो जा रहा था टाइटन की तरह, जहाज यहाँ पे डूब गया और वो तैरते तैरते रात के 12 बजे यहाँ तक आ गया, ठीक है। मान लो कि वो उसने यहाँ तक गया था और यहाँ पे जहाज डूब गया, तो वो तैरते तैरते यहाँ तक आ गया, तो उसे रेसिडेंट मान लेंगे आप। लॉ में लिखा है सर कि इस एरिया में 182 डेज, इस एरिया में अगर आप रह रहे हो तो आप इंडिया में जा रहे हो। समझ में आया? तो ऐसा भी एक हो सकता है केस, ओके। तो सिंपल से कहने के लिए बात यह है कि अगर आप 182 डेज इस एरिया में रहते हो, इंडिया में ये वाला पार्ट कवर होता है। तो अगर 182 डेज में आप यहाँ पे हो तो आपको रेसिडेंट माना जाएगा, ओके। ओके सर, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो डेज हमें कंप्यूट करना है, मतलब 182 डेज जो हमें कंप्यूट करना है, ये जो 182 डेज आपको कंप्यूट करना है या फिर जो 60 डेज कंप्यूट करना है, उसमें कौन कौन सी डेज आप लोगे? उसमें फॉर कंप्यूटिंग नंबर ऑफ डेज बोथ डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपैचर आप लोगे, ठीक है। मतलब इंडिया में जिस दिन आप आ रहे हो, इंडिया में जिस दिन आप आ रहे हो वो वाला डेट, जिस डेट को आप इंडिया में आ रहे हो वो वाला डेट भी आप काउंट करोगे, और जिस दिन इंडिया से जा रहे हो वो वाला डेट भी, ये अराइवल डेट भी काउंट करोगे, डिपैचर डेट भी काउंट करोगे। इंडिया में आने वाला डेट और इंडिया में जाने वाला डेट आप काउंट करोगे। क्लियर है बात? ओके सर, समझ में आ गया ये बात। और एक बात यहाँ पे जो नोट्स में नहीं लिखा है वो क्या है कि ये जो स्टे होगा, जो यहाँ पे दे रखा है कि आपको 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा स्टे करना है, क्या सर ये पूरा कंटिन्यू स्टे होना चाहिए? मतलब एक इंसान आया और उसे लगातार मतलब पूरा 182 डेज रहना है? नहीं। अब ये पार्शियल भी हो सकता है, मतलब आप आए 50 डेज रहा, फिर इंडिया से, मतलब कोई इंसान आता है इंडिया को 50 दिन रहता है फिर चला जाता है, फिर वो वापस आता है 50 दिन रहता है फिर चला जाता है, फिर वो आता है 100 दिन रहता है फिर चला जाता है। तो इससे 182 डेज जो है वो एक प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22, ओके। उस 21-22 ईयर में हम देखेंगे कि वो कितना दिन रह रहा है, टोटल 180 डे, टोटल एक साल में वो कितना दिन रह रहा है। अगर एक साल में टोटल 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा रह रहा है तो उसे हम रेसिडेंट मानेंगे, ओके। ये जो डेज ऑफ अराइवल और डेज ऑफ डिपैचर है उसकी एक भी अच्छी सी स्टोरी है कि अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ डे दे रखा है कि कौन सी डेट को आया और कौन सी डेट को गया, तो आपको दोनों डेट काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि मिस्टर राम कम्स टू इंडिया ऑन 1 April 2021 and returned on 12th December 2021। तो इस केस में आपको क्या करना है, मतलब क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ इतना दे रखा है तो उस केस में आपको ये 1 अप्रैल वाला डेट भी काउंट करना है और ये वाला डेट भी काउंट करना है, ओके। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको डेट के साथ टाइम भी दे रखा है, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चन में आपको यह दे रखा है कि मिस्टर राम कम्स टू इंडिया
on 1st April 2021 at 7 a.m. Okay, and returned on 12/12/2021 at 6 p.m. अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दे रखा है तो उस केस में सर आप क्या करोगे? उस केस में फिर आप ये वाला डेट और ये वाला डेट को एक्सक्लूड करोगे। ओके, आप डेट ऑफ अराइवल, अगर क्वेश्चन में आपको डेट, सिर्फ डेट दे रखा है तो आप डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपैचर को कंसीडर करोगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको डेट के साथ टाइम भी दे रखा है तो आप डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपैचर को कंसीडर नहीं करोगे। उसके बदले आप ये देखोगे कि ये दोनों दिन में, मतलब 1 अप्रैल 2021 को एंड 12 दिसंबर 2021 को वो इंडिया में कितने घंटे रहा। ओके, टोटल इस दिन को वो इंडिया में कितना घंटा रहा। जैसे कि इस दिन को वो रहा होगा 18 घंटे। ठीक है, ठीक है, टोटल मतलब 1 अप्रैल को वो कितना घंटा रहा होगा? 17 घंटा। और ये वाला जो डेट है 12 दिसंबर को वो 18 घंटा टोटल रहा होगा। टोटल कितना आएगा? 35 आवर्स। ओके, मतलब ये दोनों डेट में वो इंडिया में कितना घंटा रहा वो आपको देखना है। ओके, और उसकी बाद 24 आवर्स को एक डे काउंट करना है। मैंने क्या कहा आपको समझ में आया? कि अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ डेट दे रखा है कि मतलब एक मिस्टर राम इंडिया को इस दिन में आता है और इस दिन रिटर्न हो जाता है, कोई भी टाइम वगैरह नहीं दे रखा है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपैचर को कंसीडर करना है। जैसे कि ये नोट में दे रखा है कि फॉर कंप्यूटिंग नंबर ऑफ डेट्स बोथ डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपैचर इज कंसीडर। लेकिन अगर आपको डेट के साथ टाइम भी दे रखा है, मतलब डेट ऑफ अराइवल के साथ टाइम ऑफ अराइवल भी दे रखा है, तो उस केस में आपको ना तो डेट ऑफ अराइवल कंसीडर करना है ना तो डेट ऑफ डिपैचर कंसीडर करना है। आपको क्या करना है कि उस 2 दिन में, मतलब डेट ऑफ अराइवल के दिन एंड डेट ऑफ डिपैचर के दिन वो इंडिया में कितना घंटा रहा वो काउंट करना है। ओके, वो काउंट करके जितना भी होता है, जैसे कि यहाँ पे 35 आवर्स होता है, 24 आवर्स को आपको एक डे लेना है। ठीक है, 24 आवर्स को आपको एक डे लेना है। ओके, 24 आवर्स को एक डे लेना है। बाकी सारे 24 आवर्स को आपको एक डे लेना है। बाकी जो बचता है उसे आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। 24 आवर्स को आपको एक डे लेना होगा। बाकी जो भी बचता है आवर्स, 24 आवर्स यहाँ पे लेने के बाद जो 11 आवर्स बच जाता है, फ्रैक्शन आवर्स, उसे आप इग्नोर कर लोगे और यहाँ पे एक डे काउंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 डेट, मतलब 1/4/2021 एंड 12 मतलब जो 12 दिसंबर 2021 है, दोनों को इग्नोर किया जाएगा और एक ही डे काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल 35 आवर्स है और इसमें से सिर्फ 24 आवर्स को एक डे काउंट किया जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग फ्रैक्शन बचा उसे इग्नोर किया जाएगा। क्लियर है? ओके सर, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपैचर, सिर्फ डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपैचर दे रखा है, तो आपको दोनों कंसीडर करना है। लेकिन अगर डेट ऑफ अराइवल के साथ आपको टाइम ऑफ अराइवल भी दे रखा है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन में है, ये वाला क्वेश्चन में जैसे डेट ऑफ अराइवल के साथ आपका टाइम भी दे रखा है, तो उस केस में आपको दोनों डेट कंसीडर नहीं करना है। बदले में आपको ये देखना है कि उस दोनों डेट को वो इंडिया में कितना घंटा टोटल स्टे करता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में वो 35 आवर्स स्टे करता है, तो उसके बाद 24 आवर्स को आपको एक डे काउंट करना है और बाकी जो भी फ्रैक्शंस बचते हैं उसे इग्नोर कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे 35 आवर्स में से 24 आवर्स निकाल दोगे, एक डे हो गया। बाकी 11 आवर बचता है, तो ये 11 आवर्स आपको इग्नोर करना है। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही डे काउंट किया जाएगा, मतलब 1/4/2021 एंड 12 दिसंबर 2021 को एक ही डे आप काउंट करोगे। समझ में आ गया आपको? ओके सर, इसके बाद ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन कह रहे हैं बहुत ही बेसिक है, मैं सब आपको आंसर बता दूंगा, टोटल कितना होता है वो आप करोगे। ओके,
पहला वाला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए, सैम कम्स टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्टे इन इंडिया, केस 1 में क्या है 50 डेज, केस 2 में 130 डेज, केस 3 में 153 डेज। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। ओके, तो हम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत ही बेसिक से। पहले आप ये सोचिए कि आई वाला केस में क्या होगा, क्या वो इंडिया की रेसिडेंट होगा या फिर वो इंडिया की नॉन रेसिडेंट होगा। तो सर 50 डेज रह रहा है, हमारा दो बेसिक कंडीशन है। हमारा पहला बेसिक कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन हमारा ये है कि वो इंडिया में 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा रहना चाहिए। अगर ये वाला कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता है, ऑब्वियसली सर सेटिस्फाई नहीं करता है क्योंकि 50 डेज रह रखा है, तो दूसरा कंडीशन जो है वो हमें ये देखना है कि क्या वो इंडिया में ड्यूरिंग द करेंट प्रीवियस ईयर 60 डेज रह रहा है एंड उसकी लास्ट 4 ईयर्स में वो 365 डेज रह रहा है। ये दो कंडीशन है, तो दोनों में से यहाँ पे कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि ना तो वो 182 डेज रह रहा है ना ही वो 60 डेज रह रहा है। तो सिंपली ये क्या होगा, नॉन रेसिडेंट होगा। ओके, दूसरी वाली केस में सर क्या हो जाएगा, दूसरी वाली केस में वो 183 डेज रह रहा है। तो सिंपल सा बात है, पहला कंडीशन सर सेटिस्फाई हो गया क्योंकि हमें ये चेक करना है कि वो 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा रह रहा है। तो यहाँ पे तो वो 183 डेज रह रहा है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। ओके, और थर्ड वाला केस में क्या होगा, थर्ड वाला केस में वो 153 डेज रह रहा है और हमारी सेकंड कंडीशन क्या था, सेकंड बेसिक कंडीशन कि करंट प्रीवियस ईयर में आपको 60 डेज या फिर उससे ज़्यादा रहना है और लास्ट के 4 ईयर्स में आपको 365 डेज रहना है। तो सर ये तो 60 डेज से ज़्यादा है। ओके, लेकिन वो इंडिया फर्स्ट टाइम आया है, तो मतलब उससे पहले 4 साल तो वो रहा ही नहीं इंडिया में। तो यहाँ पे 60 डेज वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई होता है, लेकिन जो 365 डेज इन 4 ईयर्स, ठीक है, जो 365 डेज इन 4 ईयर्स वाला कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी वो क्या होगा, नॉन रेसिडेंट होगा। ओके, सो केस आई में वो क्या होगा, नॉन रेसिडेंट क्योंकि वो सिर्फ 50 डेज रह रहा है। केस 2 में क्या होगा, वो रेसिडेंट माना जाएगा और केस 3 में भी वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा क्योंकि कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो। ओके ओके सर, ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, मिस्टर एंडी ए ब्रिटिश नेशनल कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस 17-18। प्रीवियस ईयर 17-18 में वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 एंड 21-22, इस ईयर में वो कितना दिन रहा है, 55 डेज, 60 डेज, 80, 160, 70 डेज। ओके, डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस हमें निकालना है। ओके, तो सिंपल सा हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कंडीशन कौन सा है। पहला कंडीशन है कि वो इंडिया में 182 डेज रहना चाहिए, वो तो सर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब हम दूसरी वाले में जाते हैं। दूसरी वाला कंडीशन क्या है हमारा, दूसरा वाला कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर 21-22 में 60 डेज रहना चाहिए। 60 डेज, क्या सर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यस, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। एंड इसी के साथ क्या है, लास्ट 4 ईयर्स में, लास्ट 4 ईयर्स में कितना दिन रहना है, 365 डेज। ओके, तो हम अगर कैलकुलेट करें तो लास्ट 4 ईयर्स में वो कितना दिन रह रहा है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं 160, ओके, प्लस 80 प्लस, क्योंकि करंट प्रीवियस ईयर में वो कितना दिन रह रहा है, 7 डेज। ये वाला तो करंट प्रीवियस वाला है, करंट प्रीवियस ईयर, ये वाला जो है वो लास्ट 4 प्रीवियस ईयर वाला है। 160 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 55,
ओके। तो टोटल हमारा हो रहा है 355 डेज और हमें कितना चाहिए 365 डेज। तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसीलिए मिस्टर एंडी जो है वो क्या होगा, नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। उसकी स्टेटस क्या होगा, नॉन रेसिडेंट। ओके ओके सर, ये भी क्वेश्चन हमें समझ में आ गई। इस वाले क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड बेसिक कंडीशन जो है उसका कुछ एक्सेप्शंस है। सेकेंड बेसिक कंडीशन जो हमारा है उसका कुछ एक्सेप्शंस है, तो वो वाला क्लास में नेक्स्ट वाला क्लास में हम वो सब डिस्कस करेंगे, एक्सेप्शंस ऑफ सेकेंड बेसिक कंडीशन, और पूरा क्लास ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, तो आज की क्लास में ये वाला पार्ट में बस इतना है।